अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सामा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सभी। आप क्या हाल चाल है? ठीक है? जी कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए सर, जी मैं कैसे बिल्कुल ठीक, अल्लाह का हैं? जी बड़ा है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है जी डॉक्टर सामा प्लीज़ बताइएगा आज का टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बीपीएच, जिसको हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं और मर्दों में ये नदूदे हम कहते हैं। तो ये आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर सामा, हमारे व्यूवर्स को बताइएगा सबसे पहले बीपीएच के ऊपर आने से पहले प्रोस्टेट के बारे में हमें जी बता जिस तरह दीजिए। के सबसे पहले बीपीएच हमारा टॉपिक है, तो मैं प्रोस्टेट के बारे में बताना अपने ऑडियंस को चाहूँगा कि प्रोस्टेट होता क्या है। तो प्रोस्टेट बेसिकली एक वॉलनट टाइप, जैसे आप जिसको उर्दू ज़बान में अखरोट कहते हैं, उस तरह का एक ऑर्गन होता है और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर के साथ पड़ा होता है। ये यूरिनरी ब्लैडर से जो पेशाब की नाली निकल रही होती है उधर पड़ा होता है और ये मेल्स में होता है, फीमेल्स में ये ऑर्गन नहीं होता है, ये मेल्स में होता है। तो आगे मैं इसके डॉक्टर सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके आगे क्या यूजेस होते हैं। तो इसके मेल्स में यूजेस होते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ मेल्स में मौजूद होता है, फीमेल्स में ये प्रोस्टेट जो है ये नहीं होता। और जब ये अपने साइज से बढ़ जाए तो इसको हम बीपीएच कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑर्गन है जो यूरिन ब्लैडर के साथ पड़ा है और जिसने हमारे जो यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली, उसको सराउंड किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सामा, अभी आपने बताया हमारे व्यूवर्स को प्रोस्टेट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया, और आपने एक टॉपिक का नाम भी, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है बीपीएच, जी जी प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये जी हमारे व्यूवर्स को आसान अल्फाज में प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल। जिस वक्त हमारी एज मेल्स में 50 प्लस होनी शुरू हो जाती है, तो क्योंकि एक चीज़ है वो बढ़ गया, तो इसका नाम जैसे नाम से ज़ाहिर है बिनाइन और हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो बिनाइन का हमारी मेडिकल में मतलब होता है कि नॉन कैंसरस है, ये कैंसर नहीं होता। और हाइपरप्लेजिक मतलब है कि इसका साइज बढ़ गया है, क्योंकि जिस वक्त हमारी उम्र बढ़ती है तो हर चीज़ की हाइपरट्रॉफी होनी शुरू हो जाती है। तो उसके साथ ये हाइपरट्रॉफी होती है हमारी, इसकी हाइपरप्लेजिया होनी शुरू हो जाती है प्रोस्टेट की। तो इसको हम फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। तो ये नॉन कैंसरस है और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स है। तो हम इसको इवेल्युएट साथ साथ कराते रहते हैं अपने पेशेंट्स में। तो आगे साइन एंड सिम्टम्स हम डिस्कस करेंगे, तो इसको इवेल्युएट साथ कराना चाहिए, मगर ये नॉन कैंसरस होता है। इट कैन लीड टू कैंसरस, मगर ये शुरुआत में ये बिनाइन होता है। इसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होता है जिसकी वजह से ये आगे फैल नहीं रहा होता। तो इसकी वजह से हम इसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि मतलब कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है, जी और इसमें मतलब कौन कौन सी जो है लोगों में ये कब होता है? जी बेसिकली इसके जो नंबर वन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वो होता है एजिंग। तो ये नॉर्मली हमारे पास मेल्स आते हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र में, उनमें ये कॉमन होता है। फिर दूसरे जो पेशेंट आते हैं वो होते हैं जिनकी फैमिलीज की होती है। फैमिलीज की हम लेते हैं कि आया कि आपके ख़ानदान में और किसी को, वालिदैन में, भाइयों में और कोई मसला तो नहीं है, तो फैमिलीज भी होगी, एजिंग होगी। और तीसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन होता है, हार्मोन होता है। तो ये दो हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से भी हमारे पास बीपीएच होता है। तो आगे हम इस साइन ऑफ सिम्टम्स देखेंगे कि इस पेशेंट को क्या होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, व्यूवर्स को बता दीजिए कि ये साइन सिम्टम्स क्या होते हैं जी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी साइन ऑफ सिम्टम्स सबसे पहले ये होगा कि पेशेंट जो है वो रात को बार बार पेशाब के लिए उठेगा। वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे तो रात को बड़ी 8-10 दफ़ा मुझे पेशाब आती है, खुसूसन मेल्स में होता है, तो मेल्स में ये प्रॉब्लम होती है। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पेशाब करके आता हूँ तो मेरा मसाना सही तरीके से खाली नहीं होता। मैंने पेशाब की, फिर मुझे ऐसे लगा कि मेरा मसाना फूल है, फिर वो दोबारा यूरिन करने जाते हैं तो वो अच्छे तरीके से अपना जो ब्लैडर है वो खाली नहीं कर सकते। फिर उसके बाद उसमें ये होता है कि पेशाब की धार जो है, जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं, यूरिन स्ट्रीम, पेशाब की धार वो सही तरीके से नहीं बनती। पेशाब जो है वो रोक रोक के आ रहा होता है और वो समझ रहे होते हैं कि मेरा जो मसाना है वो कमज़ोर हो गया। तो वो बेसिकली बीपीएच है जो प्रोस्टेट है उसमें कवर किया और उसका रास्ता तंग कर दिया है। यानी जिस तरह एक पानी की नाली है, पानी के नाले में से गुजरना है तो उसका रास्ता तंग हो गया तो उसका फ्लो कम हो जाएगा। तो एक तो पेशेंट बार बार उठेगा यूरिन करने के लिए, एक उसकी पेशाब की धार से ही नहीं बनेगी, तीसरा वो अपना ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर सकेगा, और चौथा जो है वो उसको ये प्रॉब्लम होगी कि मुझे दर्द हो रहा है, ये वो ऐसे डिटेक्ट करेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कोई मेरे अंदर आगे चीज़ इकट्ठी होगी, शायद कैंसर हो सकता है। तो वो ये उसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे ठीक पेशेंट है। के। अच्छा डॉक्टर साहब, हम हमारे व्यूवर्स को बता दें कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। जी इसका डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम एक एडिशनल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। नॉर्मली तो हमारे वार्ड में होता है कि हम पखाने के ज़रिए जाके देखते हैं कि आपका जो प्रोस्टेट है वो कितना बड़ा है, क्योंकि पखाने के रास्ते हम जाते हैं तो हमें फील उसके ऊपर ही हमारा प्रोस्टेट पड़ा है, तो हमें फील होता है कि
इसका क्या है। फिर उसके बाद इसके एक बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिसको हम PSA कहते हैं, तो उसका नाम ही है प्रोस्टेटिक सीरम एंटीजन। तो उससे हमें पता चलता है कि इसके लेवल्स क्या है। अगर इसके लेवल 10 से कम हो तो BPH होता है, अगर 10 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए तो हम सस्पिशन की तरफ जाते हैं कि हो सकता है कि इसको कैंसर हो सकता है। और फिर उसके बाद हम इसकी हिस्ट्री लेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे पेशेंट के, और फिर एक अल्ट्रासाउंड होगा। अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि पेशेंट का जो है प्रोस्टेट वो किस हद तक बढ़ा हुआ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया हमें डायग्नोसिस में, एक तो हम PSA आपने लैब्स बताई, जी लैब्स बताई हैं जी, और दूसरा आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इसको हम एग्जामिन करके बेसिकली हम, और तीसरा अल्ट्रासाउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपका प्रोस्टेट जो है वो किस हद तक इलाज है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये हो जाता है किसी को तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाती हैं अगर हम इसका इलाज नहीं करवाते? हाँ जी, एक कॉम्प्लिकेशन ये होगी कि उससे एक तो रिकरेंट यूटीआईज होने शुरू हो जाएंगे, छोटे पेशाब का बार बार इन्फेक्शन होगा। दूसरा ये होगा कि वो वॉइड नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पेशेंट जो है वो बार बार रात को उठेगा, उसकी नींद पूरी नहीं होगी। तो अक्सर जो मेल्स होते हैं वो उन्होंने दिन पे काम करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी रात को नींद ही नहीं पूरी होती कि हम सुबह जाके और अपने काम कर सकें। तो उसकी एक तो नींद डिस्टर्ब होगी, साथ में उसको रिकरेंट यूटीआईज होंगे और उसके जो ब्लैडर है उसके अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स होंगे मेन कॉम्प्लिकेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें? जी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हम इसकी लाइफस्टाइल की चेंजेस करवाएंगे। हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने जो भी पानी है वो सुबह 12-1 बजे तक 2 बजे तक पी लेना है, क्योंकि जब वो रात को शाम को लेट पानी पियेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो उनको यूरिनेशन आएगी, वो यूरिनेशन होगी तो वो बार बार वॉशरूम में जाएंगे। और एजेड पीपल होते हैं, जैसे मैंने बताया कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, तो उनमें फिर गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस होती है और प्रॉब्लम होता है। तो खुदा ना खास्ता रात को वॉशरूम जाते हुए पेशेंट गिर जाए, उसका कोई फीमर फ्रैक्चर हो जाए, तो हम उन्हें कहेंगे कि आपने कोशिश करनी है कि अर्ली इन दी मॉर्निंग आप अपना फ्लूइड लेवल पूरा कर लें, शाम को आप कम से कम वॉशरूम में जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद उनको हम कहेंगे कि आप वेट लूज करें। वेट लूज करने से भी बात हो सकता है कि बेहतरी की तरफ आए। तीसरा फिर हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाएंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में तो 3 किस्म की ड्रग्स होती हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं या उसके बाद 5 अल्फा रिडक्टेज होती है, मगर आपने खुद सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। आपको जब भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, खुसूसन हमारे मेल्स एजेड लोगों को, तो आप अपने करीबी डॉक्टर को चेक करवाएं। आप मेडिकल स्टोर से किसी ऐसे बंदे से आप घर ना जाए तो आपको दवाइयाँ देते हैं और उससे आपको फ़र्क ना पड़े। और आखिरी तीसरा इसका होता है सर्जरी, यानी जब आपका एक मसला मेडिसिन से भी हल नहीं हो रहा, फिर आप पेशेंट को कहते हैं कि आप सर्जरी की तरफ जाएं। तो सर्जरी इसकी होती है TURP, ये मुखफ़फ़ होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। जिस तरह नाम में ज़ाहिर है डिसेक्शन, तो वो मतलब कि इसका जो हम प्रोस्टेट है वो पूरे का पूरा निकाल देंगे। ठीक हो गया, और आखिर में हम इसको लेजर थेरेपी भी बाज़ कर देते होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो ये BPH होता है, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है, ये जस्ट हमारे पास मेल्स के अंदर होता है। बिल्कुल। और फीमेल्स में ये सवाल थोड़ा सा है ऐसा, लेकिन ये फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में भी यूरेथ्रा होता है, लाइक उधर भी टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ क्यों नहीं देखने को मिलती? प्रोस्टेट एक एनाटॉमिकल ऑर्गन है और वो मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में कम होता है। इस वजह से होता है कि मेल्स में इसके कॉजेज होते हैं। क्या क्या इसलिए काम करना होता है, इसलिए हमारे स्पर्म की प्रोटेक्शन करनी होती है, उसको नरिश करना होता है और उसकी फर्टिलिटी मेल फर्टिलिटी में हेल्प करता है। तो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वो ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए क्योंकि फीमेल्स में अपने हार्मोन्स होते हैं, वहाँ पे प्रोस्टेट की जगह आपको यूट्रस आ जाती है, आपकी फैलोपियन ट्यूब्स आ जाती है, आपका ओवरीज आ जाती है। तो मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन की वजह से ये फिर मेल्स में प्रीडोमिनेंट होता है। तो इसके जिस तरह काम होता है कि मेल फर्टिलिटी में हेल्प करता है, स्पर्म को नरिश करता है, उसके बाद स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है, तो ये फिर मेल्स में इस वजह से ज्यादा होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को जरा नटशेल में बता दीजिए ये BPH होता क्या है? जी, ये BPH बेसिकली नॉन कैंसरस कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट्स जो है वो उनका प्रोस्टेट जो है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है, और हाइपरप्लेजिया होने की वजह से वो बार बार उनकी यूरिन ड्रिबलिंग करती है। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि ये हाइपरप्लेजिया, ये आपने बताया एक वर्ड होता है, इसको हम कैसे, मतलब पेशेंट्स को हम आम अल्फाज में कैसे बता सकते हैं कि ये BPH क्या होता है?
मैं तो पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि आपकी जो गदुदें हैं वो बढ़ चुकी हैं, तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप रात को कितनी दफ़ा उठते हैं पेशाब करने के लिए? तो अगर पेशेंट कहे कि डॉक्टर साहब 8 से 10 दफ़ा मैं उठता हूँ, तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि बीपीएच है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे एक आध दफ़ा सर्दियों में, क्योंकि अमूमन सर्दियों में यूरिनेशन ज़्यादा होती है, तो उसको बीपीएच नहीं होता, उसको और कोई इशू होता है। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, जब पेशेंट आप पूछें कि आपकी उम्र कितनी है, वो कहे कि मेरी 55 साल उम्र है, 50 से ऊपर है, तो हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि इसको बीपीएच का है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने एक और इंटरेस्टिंग बात कही थी कि ये किन-किन में होता है। एक तो एजिंग के वजह से ये हो जाता जी, है बिल्कुल। और दूसरा इसमें आपने बताया हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से ये हो जाता है। बिल्कुल। और तीसरा आपने जेनेटिक्स के बारे में जेनेटिक्स बात के की बात- कि ये रन करता है रन फैमिलीज़ के करते हैं, अंदर। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर हमारे डॉक्टर सामा हमें बताइएगा नटशेल में बता दें कि क्या होता है? जी डॉक्टर साहब, ये जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि बीपीएच जो है वो नॉन कैंसरस है, बिनाइन है, ठीक है, और ये इम्प्रूव होता है अगर हम इसका जल्दी ट्रीटमेंट करें, हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट कर लें, और टाइमली इसकी हम जो भी मैन्यूवर्स कर लें, अगर हमने मेडिसिन यूज़ कर ली मेडिसिन यूज़ करें, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट विल लीड टू बेस्ट ऑफ यू। और फिर उसके बाद हमने अपनी वर्डिंग हैबिट्स को बेहतर बनाना है, बिलावजह पेशाब को नहीं रोके रहना, और जब हमें इस तरह के सिम्टम्स शो हो रहे हो तो अपने करीबी डॉक्टर को हमने चेक करवाना है। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सामा आपके बहुत टाइम शुक्रिया।